हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेसेस जो लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऐसे प्रोसेस जिनके बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। ओके, चलिए। तो अब कौन से ऐसे ऐसे प्रोसेस हैं जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर मैं आपसे कहूँ कि चलना चलना क्या एक लाइफ प्रोसेस है? तो अगर आपको पता करना है कि चलना एक लाइफ प्रोसेस है या नहीं, तो आप ये सोचिए, क्या अगर कोई इंसान नहीं चलेगा तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी क्या? तो ऐसे दुनिया में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पैर नहीं होते हैं, तो वो नहीं चलते हैं, चल नहीं पाते हैं, तो क्या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? नहीं, ज़िंदगी तो चलती रहती है। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि चलना एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर हम खाना ना खाएं, ठीक है, कई दिनों कई महीनों तक अगर हम खाना ना खाएं, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? नहीं, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। यानी कि खाना खाना क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। खाना खाने को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्या हो गया? लाइफ प्रोसेस हो गया। ओके, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हो गया हमारा न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए। सेकंड, अगर हम देखें कि अगर हमारी बॉडी में हार्ट है, ठीक है, अगर हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, तो अगर ये ब्लड सर्कुलेट होना बंद हो जाए, ठीक है, दिल रुक जाए, काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे क्या? नहीं, तब भी हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ब्लड का सर्कुलेशन भी एक क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस में आएगा। तो सर्कुलेशन हमारा क्या हो गया? एक लाइफ प्रोसेस हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड है ब्रीदिंग। ठीक है, हालांकि ब्रीदिंग एक ब्रीदिंग हम लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है, यानी कि सांस लेना। ठीक है, ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी तक पहुंचाना। ठीक है, बॉडी यानी कि सेल के पास पहुंचाना, बॉडी में एक एक सेल के पास ऑक्सीजन को पहुंचाना। वहां पर फिर ऑक्सीजन रिएक्शन करती है किससे? सेल के अंदर ऑक्सीजन रिएक्शन करती है किससे? ग्लूकोज से, और वहां पर फिर एनर्जी बनती है। तो जो एनर्जी का बनने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम क्या? रेस्पिरेशन, जिसमें ब्रीदिंग उसका एक पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम सांस नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारी लाइफ डेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो लाइफ रेस्पिरेशन भी क्या है? एक लाइफ प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? तो अब तक हमने कितने लाइफ प्रोसेस देख लिए? 3। फर्स्ट क्या था? न्यूट्रिशन, खाना खाना। ठीक है, सेकंड था हमारा सर्कुलेशन या रेस्पिरेशन बोल देते हैं अपन। सेकंड नंबर पे रेस्पिरेशन। ठीक है, और थर्ड नंबर पे बॉडी का सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन। और फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे क्या है? देखिए, हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते क्या हम पूरी जिंदगी भर सिर्फ खाना ही खाते रहते हैं क्या? ठीक है, हम तो हमारी बॉडी में हमने खाना तो खाया, लेकिन उसके साथ साथ, खाने के साथ साथ हमें अच्छी चीज़ तो मिल ही रही है, हमारी बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशन मिल ही रहे हैं, लेकिन वेस्टेज भी बनता है, बॉडी में वेस्टेज भी बनता है। तो उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना भी क्या है? बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो भी हमारी बॉडी या हमारी लाइफ रुक जाएगी। ठीक है, तो जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन भी क्या हो गया? एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, चलिए। तो हमको कितने प्रोसेस पता चले गए? 4 प्रोसेस। तो हमारी लाइफ के कितने प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है। इन प्रोसेस से हमारी लाइफ चलती है। अगर इनमें से कोई भी एक प्रोसेस रुक जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारी बॉडी रुक जाएगी या हमारी लाइफ रुक जाएगी, हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? इसके अलावा भी कोई और हो सकता है क्या? देखना क्या एक लाइफ प्रोसेस है क्या? अगर हम देख नहीं पाएंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अब एक वर्ड और आता है, रिप्रोडक्शन, यानी कि बच्चे पैदा करना। ठीक है, या सेक्स करना। ठीक है, तो ये भी क्या एक लाइफ प्रोसेस है क्या? तो अब इसका आंसर इतना आसान नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे या कुछ लोग कहते हैं कि ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, क्योंकि अगर कोई इंसान सेक्स नहीं करेगा या बच्चे पैदा नहीं करेगा तो वो मरेगा नहीं, उसकी ज़िंदगी चलती रहेगी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम पूरे इंसानों की कम्युनिटी की बात करें, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनकी बात करते हैं अगर अपन, ठीक है,
अगर वो क्या कर दें, सेक्स करना या बच्चे पैदा करना बंद कर दें, ठीक है, तो क्या इसके बाद इंसान रह पाएंगे? एक टाइम के बाद इंसान का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक कम्युनिटी की बात करें, पूरे मानव जाति की बात करें या किसी जानवर की जाति की बात करें, ठीक है, किसी स्पीसीज की बात करें, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस है। बात समझ में आ गई? लेकिन किसी एक इंडिविजुअल इंसान के लिए रिप्रोडक्शन क्या नहीं है, लाइफ प्रोसेस नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो फिलहाल तो आप ये नहीं कहेंगे हम कि लाइफ प्रोसेस में हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के लिए एक अलग चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेस में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रोसेस है हमारा न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन। चलिए, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? खाना, फूड, ठीक है। चलिए, अब अगर फूड की बात कर ही रहे हैं तो बात करते हैं कि इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, क्या सब लोग अपना खाना, मतलब सब लोग अपना खाना कहाँ से मिलता है उनको अपना खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर लोगों को अपना खाना, जीव जंतुओं को अपना खाना कहाँ से मिलता है, इस बेसिस पर हम पूरी दुनिया के जितने भी जीव जंतु हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो एक वो लोग जो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, ठीक है, और एक वो लोग जो डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, अगर हम अपनी बात करें, क्या हम अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है? यस। हम किस पर डिपेंड है? मम्मी पे, ठीक है। और मम्मी किस पर डिपेंड है? मम्मी इंडिपेंडेंट है। जब मैं बच्चों से पूछता हूं तो बच्चे यही बोलते हैं कि यस, हम तो भैया मम्मी पर डिपेंड है और मम्मी इंडिपेंडेंट है, मम्मी अपना खाना खुद बना सकती है, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। मम्मी खाना बनाती नहीं है, मम्मी खाना पकाती है, ठीक है। तो बनाने में और पकाने में डिफरेंस है, ठीक है। चलिए, तो जो मम्मी खाना बना रही है या पका रही है, तो जो भी उन्होंने पकाया है तो वो कहीं से तो लाई है। तो वो जो बना रही है, जैसे कि लौकी की सब्जी बनाई है, तो लौकी मम्मी ने किसी से तो लाई होगी। कहाँ से लाई है? प्लांट से। उनको कहाँ से मिलाई है? प्लांट से। यानी कि जितने भी इंसान हैं उनको जितनी सब्जियां मिल रही है वो कहाँ से मिल रहा है? वो प्लांट से मिल रही है, ठीक है। और प्लांट को कहाँ से मिल रही है? प्लांट को कहीं से नहीं मिल रही, प्लांट खुद उगा रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैं खुद अपना खाना बना सकता हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे खड़ा हो जाऊँ और मेरे यहाँ पर गोभी उग जाए, यहाँ पर भिंडी उग जाए, ठीक है। तो मेरे पास ऐसी पावर है क्या जो मैं अपना खाना अपनी बॉडी से उगा सकूं, उगा के फिर तोड़ के चलो आज पका लेते हैं, आज गोभी बना लेते हैं, आज भिंडी बना लेते हैं? ये मेरे पास पावर है क्या? नहीं। मेरी बॉडी पे सब्जियां नहीं उगती है। किसकी बॉडी पे उगती है? उगती है प्लांटों के, ठीक है ना। प्लांट्स की बॉडी पर सब्जियां उगती है, वो खाना है, वो पूरी दुनिया के जीव जंतुओं के लिए खाना है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट के पास ही ऐसी पावर है जो अपनी बॉडी पर क्या कर सकते हैं? फूड को उगा सकते हैं, ठीक है। और किसी जीव जंतु के पास ऐसी पावर नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने जीव जंतुओं को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। एक प्लांट्स, ठीक है, एक हो गए प्लांट्स, ठीक है, और दूसरे हो गए एनिमल्स। और एनिमल का मतलब ये है कि कई बच्चे बोलते हैं सर एनिमल और ह्यूमन भी तो हैं, लेकिन साइंस में एनिमल का मतलब क्या होता है? ह्यूमंस भी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है ना। हम इंसान भी क्या है? एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। बल्कि बच्चे अक्सर गुस्सा कर जाते हैं, सर हम एनिमल थोड़ी ना है, हम तो इंसान हैं, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं कि एनिमल होना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इंसानों से। मैं कहता हूं कि अगर कोई जानवर बोले तो तारीफ है और इंसान बोले तो गाली है, ठीक है ना। तो जानवर बोले तो तारीफ समझना और इंसान बोले तो गाली समझना, ठीक है ना। क्योंकि इंसान से ज़्यादा मतलबी और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। एनिमल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं इंसानों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मैंने एनिमल लिख दिया है, तो एनिमल लिखने का मतलब है क्या? इंसान, जानवर, कीड़े मकोड़े, हर चीज़ इसमें आ गई है, ठीक है ना। सब लोग अपने खाने के लिए, ये जितने भी इसमें आ रहे हैं वो सब अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, या तो वो प्लांट पर डिपेंड है या फिर दूसरे एनिमल पर डिपेंड है, ठीक है ना। तो हमने पूरे जीव जंतुओं को दो भागों में बांट दिया है, खाना जिनको खाना कहाँ से मिलता है। तो प्लांट सिर्फ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे जीव जंतु हैं जिनको खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, अपना भी बनाते हैं और पूरी दुनिया को भी खिलाते हैं, दूसरे दुनिया के लिए भी बनाते हैं, ठीक है ना। और बाकी के एनिमल्स जो हैं, जो दूसरे जीव जंतु हैं, एनिमल जो हैं, वो खाने के लिए
किसके, या तो प्लांट पर डिपेंड है या फिर दूसरों पर डिपेंड है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो एनिमल जो हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं कुल मिलाकर के, ठीक है। चलिए, तो अब क्योंकि प्लांट ऐसे खड़े होते हैं और उनकी बॉडी पर फूड, फ्रूट, फल, है ना, सब्जियां उग जाती है, उनका खाना यानी उनका भी और दुनिया का सब जीव जंतुओं का खाना उनके ऊपर उग जाता है, तो वो उगा सकते हैं, अपने बॉडी पे उगा सकते हैं, बना सकते हैं। वो जो लौकी बनाई है अगर, तो वो बनाई किसने है, वो प्लांट ने बनाई है। और इंसानों ने क्या किया है, उसको पकाया है ना। इंसान खाना पकाता है ना कि बनाता है, बनाने का काम प्लांट का है, ठीक है। चलिए, इसलिए इंग्लिश में खाना पकाने को कुक बोलते हैं, ठीक है, ना कि क्या बोलते हैं, कुक बोलते हैं, ठीक है, ना कि मैक। कभी भी आपने बचपन से आज पढ़ते हुए आए हो, आप कभी भी ये नहीं बोलते कि मम्मा मेक द फूड, ठीक है, क्या बोलते हैं, मम्मा कुक द फूड, ठीक है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम मैक नहीं करते, हम क्या करते हैं, हम मैक नहीं करते हैं, हम कुक करते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्लांट्स की बात अगर हम कर रहे हैं, तो प्लांट क्योंकि अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स, ठीक है, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं, ये उगाते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद उगा सकते हैं, इसलिए इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। और इसके अलावा ये, या यूँ कह सकते हैं कि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। खुद, खुद को क्या बोलते हैं, अपने आप, इनका अपना आप खाना बनता है, खुद बना सकते हैं, खुद को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटो, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑटो। और न्यूट्रिशन, क्योंकि खाना बना रहे हैं वो अपने आप खुद व खाना बना रहे हैं, न्यूट्रिशन बना रहे हैं, न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक, ठीक है। साइंस में फूड को, न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक बोलते हैं। इसीलिए प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि ये अपने आप अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ बोलेंगे या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स, है ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे इसको, ठीक है। चलिए चलिए बात करते हैं एनिमल्स की। एनिमल क्योंकि अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई। हेट्रो का मतलब है दूसरों पर डिपेंड होना, ट्रॉफ मतलब खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एनिमल्स होते हैं हेट्रोट्रॉफिक और प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक। बात समझ में आ गई। चलिए, अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक की, ठीक है। आखिर ऑटोट्रॉफ क्यों है, कैसे है, ठीक है ना, क्यों कह रहे हैं इनको ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए इनको ऑटोट्रॉफ बोल रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कि अगर ये खाना बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, हम क्यों नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा क्या है इनके अंदर जो ये खाना अपना आप बना लेते हैं, या अपनी बॉडी पर खाना उगा लेते हैं, या इनकी बॉडी पर खाना उग जाता है, लेकिन हमारी बॉडी पर ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्या चीज़ है, तो देखिए, इनके पास ऐसी पावर है जिससे ये खाना बना सकते हैं। जो खाना बनाने की जो पावर है या खाना बनाने का जो प्रोसेस है प्लांट्स का, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक ट्री है, ठीक है। इसमें कई सारी लीव्स होती हैं, मैंने सिर्फ एक लीव बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक लीफ बना दी है, ओके। और क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि ट्री में 2 पाइपलाइन होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, जिसमें से एक को हम बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या काम करता है, जाइलम करता है वाटर को पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फूड को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो जाइलम है ये किससे कनेक्टेड होते हैं, लीफ से कनेक्टेड होते हैं। फ्लोएम भी किससे कनेक्टेड होता है,
लीव से यानी कि लीव्स से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जाइलम के थ्रू लीफ जो है वो क्या कर लेगा, पानी ले लेगा, ठीक है ना। और एटमॉस्फेयर से क्या ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है ये, ठीक है, समझिए बात को, ठीक है। चलिए अब फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए पहले अपन लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। लीफ का स्ट्रक्चर को समझते हैं अपन। ये लीफ है, ठीक है, इस तरीके से ये लीफ है भाई। चलिए अब लीफ का ये वाला पार्ट को बोलते हैं मिडरिब, ठीक है। और ये कहलाता है आपका पेटियोल, ठीक है। और लीफ का जो ब्लेड है यानी कि लीफ की पत्ती का सरफेस, ठीक है, ये जो लीफ है इसका जो सरफेस है, इस सरफेस को हम बोलते हैं लैमिना, ओके। और जो ये सरफेस है, ठीक है, लीफ का जो सरफेस होता है, इस सरफेस के ऊपर जैसे कि अभी आप देखिए ये बुक है, ठीक है, इस बुक के ऊपर ये पॉलीथीन चढ़ी हुई है, ठीक है ना, जिलेटिन चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, है ना, इस तरीके से ये, है ना। चलिए तो आप समझिए कि ये बुक जो है वो लीफ है, और लीफ के ऊपर जैसे कि ये इसके ऊपर ये पॉलीथीन चढ़ी हुई है, ठीक है, एकदम पतली सी लेयर है, बहुत ही पतली सी लेयर है, ठीक है। हालांकि इसमें तो ये तो आराम से दिखाई दे रही है, ठीक है ना, लेकिन लीफ के ऊपर भी सेम टू सेम ऐसी एक लेयर होती है, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती है, बिल्कुल उससे चिपकी हुई होती है एकदम, ठीक है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। लेकिन और वो ये तो पॉलीथीन की है, पॉलीथीन की बनी हुई है, लेकिन इसकी जो लेयर है, इसके ऊपर जो लेयर होती है वो लेयर बनी होती है किसकी, वैक्स की, ठीक है ना। वैक्स की क्यों बनी होती है, वैक्स की इसलिए बनी होती है, वैक्स हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, ये ऐसे सब्सटेंस है जो पानी को या पानी से रेजिस्ट करते हैं, पानी को रेजिस्ट करते हैं, पानी को अपने अंदर घोलते नहीं हैं, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि ये है, इसके ऊपर पॉलीथीन है, मैं अगर इसमें मैं पानी की बूंद डालूंगा तो पानी की बूंद इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि ये पॉलीथीन भी क्या है, वाटर को रेजिस्ट करती है, ठीक है ना, ये इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, बिल्कुल एज इट इज। इसके ऊपर भी वैक्स की लेयर होती है, एकदम बहुत ही पतली सी लेयर होती है लीफ के ऊपर, ठीक है, बहुत ही पतली सी, जो क्या करती है, पानी को अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देती है, ठीक है। तो बात आती है कि अगर ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं होने दे रही है, ठीक है ना, तो ये गैस का ट्रांसफ़र कैसे करेगी, या पानी कैसे, पानी को अपने अंदर से कैसे बाहर निकालेगी, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं ट्रांसपिरेशन का होना, है ना, लीफ से पानी बाहर निकलता है। तो अगर ये लेयर है इसके ऊपर तो ये पानी बाहर कैसे निकालेगी, पहला क्वेश्चन, है ना। तो देखिए तो और ये लेयर क्या कर रही है, ऐसा लेयर होना क्यों, मतलब क्यों जरूरी है ऐसा, ठीक है ना। तो देखिए लेयर होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये लेयर नहीं होगी तो बारिश में पानी, ये जो लीफ है ये क्या हो जाएगी, गल जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि इतनी बारिश होती है जिसकी वजह से ये लीव्स आराम से गल जाएगी, ठीक है। और इवन सर्दियों में भी हम देखते हैं इनके ऊपर बूंदें जमी रहती है ना, तो सर्दियों में भी ये गल सकती है। तो गलने से बचाने के लिए इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है लीफ के ऊपर, ठीक है। अब गैस का एक्सचेंज करने के लिए, अपने अंदर से पानी बाहर निकालने के लिए, ये जो लेयर होती है ना पूरी की पूरी, इस पे छोटे छोटे से लेयर के ऊपर, ना कि लीफ, पूरी लीफ में छेद नहीं होते हैं, पोर्स नहीं होते हैं, सिर्फ ये जो लेयर होती है, जैसे कि ये पॉलीथीन है, सिर्फ पॉलीथीन में मैं अगर छेद कर दूं तो लीफ में छेद नहीं हुआ है, सिर्फ पॉलीथीन में हुआ है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से इस लेयर में क्या होता है, हल्के छोटे 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 से पोर होते हैं, ठीक है ना, छेद होते हैं हल्के हल्के छोटे छोटे से, सिर्फ उस लेयर में होते हैं, ताकि क्या हो सके, लीफ के अंदर जो मटेरियल है, ठीक है ना, पूरी जो लीफ है, ठीक है, उसके अंदर क्या हो सके, गैस का एक्सचेंज हो सके। समझ रहे हो बात को। तो ये जो छोटे छोटे होल हैं, ठीक है, ये लीफ में नहीं होते हैं, बचपन से हम पढ़ते आते हैं कि लीफ में छोटे छोटे से पोर होते हैं, लेकिन वो लीफ में नहीं होते, वो किस में होते हैं वो वैक्स की लेयर पे होते हैं, और उस वैक्स की लेयर को बोलते हैं हम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये जो होल होते हैं ये एपिडर्मिस के ऊपर होते हैं, ठीक है ना, और ये खुलते बंद होते हैं, ठीक है। जब इनको क्या होता है, मान लीजिए कि लीफ को पानी बाहर निकालना है, तो ये ऐसे करके फूल जाएगा और लीफ में से पानी बाहर निकल जाएगा।
अब मैं बच्चों से आज मैंने क्वेश्चन पूछा कि अगर इसमें से पानी निकलेगा तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो बच्चे ने कहा हाँ दिखेगा, ठीक है ना, जबकि वो नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये पोर से नहीं दिखते हैं हमको, तो उसमें से जो पानी निकलेगा वो बहुत कम क्वांटिटी में होगा, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो एटमॉस्फेयर में वेपर बन के उड़ जाता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ से ही पानी निकलता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो पोर्स भी बहुत छोटे होते हैं, तो जैसे ही इसको पानी बाहर निकालना होता है ये फूल जाता है, इसमें से पानी बाहर निकलता है और वेपर बन के उड़ जाता है। जब पानी नहीं निकालना होता है तब ये बंद हो जाता है। बात समझ में आ गई? जब ये खुलता है तब इसमें से गैस का एक्सचेंज भी हो जाता है, ठीक है ना। तो गैस का एक्सचेंज हो जाता है जब फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सी गैस ले लेते हैं अंदर, स्टोमेटा से कौन सी गैस ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो मैंने इसका ऊपर ऊपर का बताया। अब मान लीजिए कि इस लीव को मैंने यहाँ से काट दिया है, ठीक है, ये इस तरीके से, ये मैंने इसको यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसा इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है, ठीक है ना। ये क्या है? जैसे ये लीफ है, इस लीफ को मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काटने के बाद मैं इसको यहाँ से देखेंगे अगर अपन, तो इसकी थिकनेस दिखाई देगी, ये मोटाई दिखाई देगी इसकी। तो ये यहाँ से काटने के बाद ये इसकी थिकनेस दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए, अब इस थिकनेस को मैं अगर माइक्रोस्कोप में देखूंगा, ठीक है, ये देखिए, ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस को मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ, तो ये थिकनेस इस तरीके से, इधर से देख रहा हूँ मैं, इस तरफ से देख रहा हूँ, तो ये मैं यहाँ पर इसको बना देता हूँ, ठीक है। तो ये जो ऊपर की लेयर है ये कहलाएगी क्या? अपर एपिडर्मिस। क्या कहलाएगी? अपर एपिडर्मिस, ठीक है। और ये जो नीचे वाली लेयर है ये कहलाएगी लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। चलिए, और बीच में इसमें जो भरा होता है, जैसे कि अपन की लैंग्वेज में इसको वो क्या बोलते हैं, है ना, थोड़ा सा स्पॉन्जी सा होगा ये, हल्का हल्का सा, तो स्पॉन्जी जो है उसको गुदा बोलते हैं अपन, ठीक है ना। जैसे आम का गुदा होता है, पल्प जिसको बोलते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पल्प है ये गुदा है, ठीक है ना, ये इस तरीके से होता है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसकी मोटाई को जब हम किस में देखते हैं, इसकी थिकनेस को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये ऐसा दिखाई देता है। तो ऊपर वाले जो लेयर है उसको बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, और जो बीच में जो गुदा भरा हुआ है इस गुदे को बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल, ठीक है, इस तरीके से। हालांकि ये मेसोफिल भी दो भागों में बटा होता है, ऊपर वाला नीचे वाला, इसका नाम अलग अलग होता है, बट फिलहाल हमारे लिए 10th क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है, मेसोफिल, ठीक है। ये जो मेसोफिल होते हैं इनके ऊपर भी छोटे छोटे से दाने होते हैं, यहाँ पर इस जगह पर ऐसे, ठीक है, इस सब में होते हैं, सब में होंगे, ठीक है ना। तो ये जो छोटे छोटे दाने हैं इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया क्लोरोप्लास्ट, ओके। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट को भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ माइक्रोस्कोपिक व्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसकी डबल लेयर होती है, 2 लेयर होती है इसके ऊपर, ठीक है। इसको बोलते हैं आउटर लेयर, इसको बोलते हैं इनर लेयर, ठीक है ना। और इसके अंदर आपने सिक्के देखे तो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर, इस तरीके से, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी, ठीक है ना। अब आप देखिए लीफ की थिकनेस ही इतनी कम है, ठीक है, उसके अंदर इतना सारा मटेरियल है, उसके अंदर इतना छोटा सा दाना क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी इतने छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये सिक्के इस तरीके से, और ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जो एक सिक्का है, इस एक सिक्के की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड, ओके। और अगर हम इस पूरे पूरे की बात करें, पूरे बंच की एक साथ की बात करें तो उसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना, ओके। और
ये जिससे जुड़े हुए हैं एक दूसरे को, उससे बोलते हैं लैमिला। ठीक है, तो आप इसमें और इसमें कंफ्यूज ना हो, ये इसके सरफेस को बोलते हैं लैमिना। ठीक है, बट ये जो ये है इसको बोलते हैं लैमिला। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो हमारे थाइलाकोड्स हैं, इन थाइलाकोड पर के ऊपर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं। ठीक है, इन सब के ऊपर होते हैं, और इन छोटे छोटे दानों को ही हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अगर आपसे पूछें कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में किस जगह पर होता है, पहले तो आप बच्चे छोटे होते हैं उनको पूछते हैं फोटोसिंथेसिस कौन करता है, तो बच्चे बोलते हैं लीफ में। लेकिन अब हम 10th क्लास में आ गए, तो अब अगर आपसे पूछें कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो आप लीफ नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? या तो क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे या फिर क्लोरोफिल बोलेंगे। ठीक है, एक ही बात है। इसको वो क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं साइट, यानी कि जगह। इवन इसको हम किचन भी बोलते हैं, किचन ऑफ लीफ, किचन ऑफ ट्री, किचन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो किचन ऑफ प्लांट कौन है? क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में आ गई? या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ही क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करने की शक्ति रखता है। ठीक है ना। अब मैं आपको एक बार बताता हूँ कि दुनिया में जितने भी कलर हैं, ठीक है, वो केमिकल जो कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, उन केमिकल्स को बोलते हैं पिगमेंट। बात समझ में आ गई? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी शर्ट का जो कलर है ना, जो भी इसका कलर है, उसको वो कलर किसकी वजह से आ रहा है? इसके पिगमेंट की वजह से। ठीक है, चलिए, अगर मैं बुक की बात करूँ, बुक में ये जो ब्लू कलर है, ये किसकी वजह से आ रहा है? पिगमेंट की वजह से। ठीक है ना। चलिए, तो इस केमिकल को बोलते हैं पिगमेंट। ठीक है, बट ये जो लीफ है, लीफ में जो क्लोरोफिल है, ये भी क्या है? पिगमेंट है। इसका मतलब ये भी क्या करेगा? कलर देगा। ठीक है, तो लीफ का कलर ग्रीन कलर का होता है, तो इसका मतलब क्लोरोफिल कौन सा कलर प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर करता है। ठीक है ना। तो ये तो लीफ में जो पिगमेंट होता है, समझ रहे हो, यानी कि कलर प्रोवाइड करने वाले केमिकल को हम बोलते हैं पिगमेंट। तो लीफ में जो पिगमेंट है उसका नाम क्या है? वो है क्लोरोफिल। आप ये नहीं कह सकते दुनिया में सभी कलर, जैसे कि अभी मैंने बुक बताई आपको, तो ये पिगमेंट कलर की वजह, मतलब क्लोरोफिल की वजह से आ रहा है, यहाँ क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है ना। इस वाले पिगमेंट को, लीफ में जो पिगमेंट होता है उसका नाम दे दिया हमने क्लोरोफिल। बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर मैं क्लोरोफिल बोलूंगा तो आप किसी भी चीज़ को, कलरफुल चीज़ को इमेजिन नहीं करोगे। मैंने बोला क्लोरोफिल, तो इसका मतलब आप ये इमेजिन करोगे कि लीफ के अंदर जो केमिकल है जो कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना, उसको ही क्लोरोफिल कहते हैं। सिर्फ लीफ वाले पिगमेंट को ही क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों के? चलिए, यानी कि क्लोरोफिल एक तो क्या काम कर रहा है? दो काम करता है ये, एक तो फोटोसिंथेसिस करता है और कलर भी प्रोवाइड करता है। ये बात भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो यहाँ तक अपन ने ये देख लिया, अपन ने पूरा लीफ का स्ट्रक्चर कि लीफ के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, तो देखिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, जो कि कहाँ से? स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर चली जाती है। ठीक है ना। और प्लांट में, ट्री में क्या होता है? पाइपलाइन होती है जिसको हम जाइलम कहते हैं, जो कि वाटर को पहुंचा देता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जाइलम जो है वो पानी पहुंचाता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी लीफ के पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया, और वो स्टोमेटा खुलेगा, वहाँ से गैस अंदर चली जाएगी। ठीक है ना, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, बात करते हैं कि जाइलम से जो पानी ऊपर जाता है, ठीक है, इसके लिए प्लांट एनर्जी लगाएगा या नहीं लगाएगा, यानी कि प्लांट एनर्जी खर्च करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो कई बच्चों से जब मैं पूछता हूं तो बच्चे बोलते हैं क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी खींचना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो जब खींचना पड़ेगा यानी कि उसमें एनर्जी लगेगी। बात समझ में आ गई? तो बच्चे, अक्सर बच्चे कह देते हैं कि इसमें एनर्जी लगेगी, जबकि इसमें एनर्जी नहीं लगती है। बचपन से हम दो चीज़ें, है ना, 9th में और 6th 7th 8th में हमने दो चीज़ें पढ़ी है। क्या? एक पढ़ा है कि
वाटर लीफ जो है वो पानी खींचती है, प्लांट जो है वो पानी ऊपर खींचता है, ठीक है ना। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। कैसे होता है ये? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टोमेटा खुल जाता है, स्टोमेटा खुलने के बाद वो अपने अंदर से पानी बाहर निकाल देता है। जब वो पानी बाहर निकाल देता है तो उसके अंदर थोड़ी देर बाद क्या होता है, पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी था वो तो निकाल दिया और जो बचा हुआ पानी था उससे फूड बना लिया, पानी की कमी हो गई, ठीक है। जैसे ही पानी की कमी होगी तो ये नीचे से पानी के अंदर खींचना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो जब ये पानी को नीचे से खींचना स्टार्ट करता है तो इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, पहली बात, ठीक है। सेकंड, 9th क्लास में हमने दो प्रोसेस पढ़े, ठीक है। एक पढ़ा डिफ्यूजन और एक पढ़ा था ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस फिलहाल छोड़ते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है घुल जाना। क्या होता है? घुल जाना। हमने अच्छे से ये पढ़ चुके हैं, अभी यहाँ नहीं देखेंगे। तो जो मिट्टी में जो पानी होता है, ठीक है, तो ये जो जाइलम है ना, ये आप यूँ समझ लीजिए कि पानी में अगर मैं धागा डाल दूँ तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि धागे में ऊपर तक पानी ऊपर चढ़ गया, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है। अब इसमें एनर्जी की जरूरत लगी क्या? धागे को कोई एनर्जी लगी क्या? यहाँ पर पानी को ऊपर चढ़ाने में कोई एनर्जी नहीं लगी, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पर ये बात कंफर्म हो जाती है कि पानी प्लांट में पानी ऊपर चढ़ने के लिए कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि ये कितनी सोचने वाली बात है कि ऊपर चढ़ रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है, फिर भी यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जबकि जब लीफ खाना बनाती है और पूरे प्लांट में पहुँचाती है, जबकि प्लांट में नीचे पहुँचाएगी, क्योंकि सबसे ऊपर तो लीफ होती है, तो नीचे पहुँचाएगी, तो नीचे पहुँचाने के लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा चौंकने वाली बात हो जाती है यहाँ पर कि यार ये कैसे हो गया कि जब नीचे पहुँचा रहे हैं हम, ग्रेविटी के हेल्प ले रहे हैं, तब तो एनर्जी लग रही है, ठीक है। और जब हम ऊपर काम भेज रहे हैं तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली, बहुत ही शॉकिंग वाली, बहुत ही वंडरफुल बात हो जाती है, ठीक है ना। चलिए, तो पानी ऊपर चढ़ रहा है, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जब ये पानी ना, जैसे कि धागा क्या है, पूरा सूखा हुआ है, जैसे पानी में जाएगा तो वो पूरा सूखा हुआ है तो धीरे धीरे पानी ऊपर चढ़ेगा। बिल्कुल वैसा ही है कि ये सूखा हुआ है तो पानी नीचे है, तो पानी की क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा है, जिसकी वजह से धीरे 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 ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक चढ़ना शुरू हो जाएगा तो ये घुल गया इसके अंदर, है ना, इसके अंदर घुल रहा है, तो पानी डिफ्यूजन की वजह से ऊपर चढ़ रहा है। और यहाँ पर ये क्योंकि पानी की कमी है तो वो खींच रहा है, तो यहाँ से पानी ऊपर चढ़ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि पानी जो है वो या तो दोनों ही बोल सकते हैं आप, डिफ्यूजन की वजह से भी ऊपर जाता है और ट्रांसपिरेशन की पुल की वजह से भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लीफ को पानी मिल जाता है। कौन सा प्रोसेस? आप चाहे तो डिफ्यूजन बोल दीजिए, चाहे ट्रांसपिरेशन पुल बोल दीजिए, ठीक है। सेकेंड, तो पानी तो मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि हमें पता है कि खाना फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो पानी आ गया, ये पानी आ गया हमारे पास, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से स्टोमेटा के थ्रू क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो ये प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया, ठीक है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि हमें रोटी बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक तवा होता है, ठीक है, पैन होता है, ठीक है, नीचे क्या होती है? गैस होती है, ठीक है, ठीक है, यानी कि हीट चाहिए हमें, और ऊपर रोटी चाहिए, ठीक है। रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए, है ना, एक आटा चाहिए होता है, आटा प्लस पानी H2O, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि लीफ को खाना बनाने के लिए आटा का काम कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। पानी तो पानी है ही सरी, ठीक है ना। और जो क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल, लीफ में जो क्लोरोफिल होता है ये तवे का काम करता है, यानी कि क्लोरोफिल के ऊपर कौन बैठ जाता है? इन दोनों को बिठा दिया जाता है, जैसे कि तवे के ऊपर यहाँ बिठा दिया, तो तवे का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर क्लोरोफिल कर रहा है, ठीक है। और जो हीट है वो हीट कहाँ से मिलेगी? वो हीट मिलती है यहाँ पर सूरज चाचू से, ठीक है, सूरज चाचू से मिलती है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से हीट मिल जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये क्या बन गया? सूरज चाचू हैं ये हमारे, और चंदा क्या है? मामा जी हैं, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। चलिए, होता क्या है समझिए बात को, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ये जो दाना है क्लोरोफिल, मैं ये क्लोरोफिल ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल के ऊपर हमने क्या रख दिया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रख दिया है, ठीक है। तो अब जो ये सनलाइट आती है, सनलाइट दो काम करती है, ठीक है। क्या काम करती है? एक तो वाटर को तोड़ने का, हाइड्रोजन में और
ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करती है, ठीक है। दूसरा ये काम क्या करती है, इसी सनलाइट से ये क्लोरोफिल को चार्ज कर देता है, चार्ज यानी कि एक्साइटेड कर देता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। तो एक्साइटेड होने की वजह से ये जो क्लोरोफिल है ये क्या निकाल देता है अपने अंदर से, इलेक्ट्रॉन निकालता है। इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि खाना बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत है। यहाँ पर हम हीट एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ करेंगे, यानी कि क्लोरोफिल जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज़ करेगा। समझ में आ रही बात? चलिए, अब ये जो ऑक्सीजन है ये तो एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन निकलती है, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई। और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, C6H12O6। और ये क्या चीज़ है, ये है ग्लूकोज, जो कि खाना है, ठीक है। ये अगर एक है तो ग्लूकोज बोलते हैं, और बहुत सारे, ठीक है, हजारों की क्वांटिटी में ग्लूकोज मिल जाते हैं तो उसको स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्लूकोज की फॉर्म में ग्लूकोज की फॉर्म में है तो वो एनर्जी बनाएगा, ठीक है। लेकिन अगर स्टोर करके रखेगा तो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाता, स्टोर किसके फॉर्म में किया जाता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। बात समझ में आ गई? अगर वो फूड, जैसे कि हमने प्लांट से हमने क्या खाया, लौकी, कद्दू, है ना, फ्रूट, हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं, ठीक है ना। तो और गेहूँ, है ना, गेहूँ, पल्सेस वगैरह, कितने सारे आटे हैं, है ना, बाजरा है, उनका भी आटा खाते हैं, मक्के का आटा, तो उन सब में क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। तो उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ था उसके अंदर, प्लांट ने उसमें स्टोर करके रख लिया, तो वो स्टोर जो करके रखा है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं किया, वो किसकी फॉर्म में स्टोर किया है, वो स्टोर किया है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है ना। तो और अगर ग्लूकोज की फॉर्म में होगा तो वो यूज हो जाएगा, एनर्जी बन जाएगी उसकी, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इन दोनों की रिएक्शन करवाने के लिए, इन दोनों से ग्लूकोज बनाने के लिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? सनलाइट का दो काम किया है, पहले तो हमने वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। और दूसरा काम हमने क्लोरोफिल को चार्ज करने में, चार्ज करने से उसको इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का काम कहाँ किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को से ग्लूकोज बनाने में उसकी एनर्जी का यूज हमने किया। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखो, फोटोसिंथेसिस भी जो है ना वो इतना सीधा सिंपल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। चलिए, इधर को मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। देखिए, बच्चों से, जब बच्चे छोटे होते हैं, अभी अपन 10th क्लास में हो गए इसलिए थोड़ा लेवल हाई करके पढ़ेंगे, ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि फोटोसिंथेसिस कब होता है, दिन में होता है कि रात में होता है, बच्चे कहते हैं दिन में होता है, ठीक है। तो देखिए, बिल्कुल सही है, बट फूड बनाने का, ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस जो है वो, काम जो है वो रात में भी होता है। कैसे होता है? देखिए, जब तक दिन है तब तक तो ये काम करेंगे ही सही, ठीक है ना, ये फूड बनाएंगे ही सही, ठीक है। स्टार्च बनाएगा, स्टोर कर लेगा, ठीक है ना, ग्लूकोज बना करके एनर्जी बनाएगा, ठीक है, इतना काम हो ही रहा है। लेकिन ये क्या करता है ना, प्लांट क्या करता है, रात के लिए भी इस इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके रख लेता है और इस हाइड्रोजन को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है। अब क्योंकि खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है, बस कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में भी ले लेगा। बात समझ में आ रही है? रात में भी है कार्बन डाइऑक्साइड तो, ठीक है, बट रात में हमें सनलाइट नहीं मिलेगी जिसकी वजह से वाटर को नहीं तोड़ पाएंगे, और सनलाइट नहीं होगी इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को स्टोर करके रख लेता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को जो स्टोर करता है ये करता है NADPH में, NADPH में। फिलहाल आपको इतना ध्यान नहीं देना है इसको, ठीक है। वो जो H था इसमें लास्ट में वो हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो इन दोनों को स्टोर कर लिया, ठीक है। तो दिन में तो इन्होंने बनाया ही सही, लेकिन रात में भी जो इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H2 ये स्टोर करके रखा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। तो जो स्टोर करके रखा हुआ है उससे भी इन्होंने क्या कर लिया, उससे भी इन्होंने C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बना लिया, और बहुत सारे ग्लूकोज को मिला करके स्टार्च बना करके ये स्टोर कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? इसका मतलब खाना बनाने का प्रोसेस रात में भी होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सर, रात में तो जो ट्री हैं, प्लांट हैं, वो क्या करते हैं, वो तो ऑक्सीजन
नहीं लेते हैं, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, आप तो कह रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों से जब मैं पूछता हूँ या कोई भी पूछता है कि प्लांट जो है वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चे बहुत इजीली बोल देते हैं क्योंकि बचपन से पढ़ाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि इतना आसान नहीं है। यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्लांट जो है, ट्री जो है वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आपको वापस पलट के क्वेश्चन पूछना है, सर आप किस प्रोसेस की बात कर रहे हो। हम बता तो देंगे लेकिन आप कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हो, क्योंकि दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। समझ में आई बात। फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से खाना बनेगा, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है जिससे इसको ये बाहर छोड़ देते हैं, जिसका इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। रेस्पिरेशन मैंने जस्ट अभी बताया आपको कि रेस्पिरेशन से क्या होता है ना, अपने क्लास स्टार्ट करी जब बताया था मैंने आपको। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के एनर्जी बनाते हैं, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एनर्जी बनाते हैं, बात समझ में आ गई। प्लांट को भी एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो जो इनके पास ग्लूकोज है उससे एनर्जी बनाने के लिए ये थोड़ी सी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन भी लेते हैं, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस से। समझ में आ गई बात। तो इस रेस्पिरेशन वाले प्रोसेस में ये ऑक्सीजन लेते हैं और उस दौरान बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल जैसे अपन करते हैं ना, इंसान जानवर जो करते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो हम खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए थोड़ी ना ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ रहे हैं वो खाना बनाने के या खाना पचाने के टाइम पर थोड़ी हो रहा है, ठीक है। ये तो हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन के दौरान। लेकिन वो बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि प्लांट का खाना बनाने के दौरान, खाना बनाने का जो प्रोसेस है उसमें भी गैस यूज कर रहे हैं और रेस्पिरेशन में भी गैस यूज कर रहे हैं, इसीलिए बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जबकि हमारे इसमें क्यों नहीं होते, क्योंकि हम सॉलिड खाना खाते हैं तो वो एक अलग समझ में आ जाता है, भाई खाना तो हम सॉलिड खा रहे हैं, ये खाने का अलग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने का ये अलग प्रोसेस है, सांस हम ये वाली गैस लेते हैं। लेकिन प्लांट में क्यों कंफ्यूज होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि ये फूड वाला इनका प्रोसेस जो है, फूड वाला प्रोसेस भी गैस से हो रहा है और रेस्पिरेशन वाला जो प्रोसेस है वो भी गैस से हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं और होता दोनों में गैस सेम सेम हो रही है। फोटोसिंथेसिस जो फूड बनाने का प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका जस्ट उल्टा रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये इसमें आपको क्या नहीं होना है, तो जब ये ऑक्सीजन लेते हैं ना तो ये ऑक्सीजन लेकर के इस ग्लूकोज से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन से, और एनर्जी बनाते हैं। उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रात में, क्योंकि देखिए रात में वाटर नहीं टूट रहा है, ठीक है, वाटर नहीं टूट रहा है तो ऑक्सीजन गैस नहीं निकलेगी, तो रात में प्लांट ऑक्सीजन गैस नहीं देते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन तो चल रहा है, रेस्पिरेशन 24 आवर चलता है, दिन में भी चलता है रात में भी चलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रात में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है ना निकल रही है, तो रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और अगर हम पेड़ के नीचे सो जाते हैं, ठीक है, तो हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इसके पास भी कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास भी कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पूरे एनवायरनमेंट में पेड़ के आसपास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारा दम घुटने लग जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात हमारे समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है, बच्चे ये कहते हैं सर अगर ये भी ऑक्सीजन ले रहे हैं तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है, ठीक है, तो यही ऑक्सीजन ले रहा है, यही छोड़ रहा है, ठीक है, तो हमें कहाँ से मिल रही है। तो देखिए इसका आंसर ये है क्योंकि प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है कि कम होती है। मैं बच्चों से पूछता हूँ कि प्लांट जो ट्री होते हैं तो उन्हें बड़े बड़े, तो हम तो इतनी छोटी छोटी सी बॉडियाँ हैं, ठीक है, तो एनर्जी की ज़रूरत किसको ज़्यादा है, प्लांट को या हमको। तो आंसर बच्चे अक्सर ट्री दे देते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े होते हैं, जबकि आंसर ये गलत है। ट्रीज़ को, प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम,
इंसानों के, जानवरों के कंपैरिजन में बहुत कम। क्यों ऐसा होता है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी, हम काम करते हैं, चलते फिरते हैं, भागते दौड़ते हैं, इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। प्लांट एक ही जगह पर खड़े रहते हैं, इन्हें एनर्जी की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए चाहिए होती है? फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये एक ही जगह पर खड़े होते हैं बस, और फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए, फ्लोएम के थ्रू फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए, पूरे प्लांट में पहुंचाने के लिए इन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, इस वजह से इन्हें बस बहुत ही कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब उस इतनी कम एनर्जी के लिए बहुत ही कम ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो जो ऑक्सीजन ये लेते हैं वो तो यूँ समझ लीजिए कि जितनी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में ना के बराबर है। यूँ समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए के कंपैरिजन में 5 रुपए या 1 रुपया। ठीक है, तो अगर मैं आपको मैं आपसे अगर मान लीजिए कि मैं 1 करोड़ रुपए ले लेता हूँ और 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद मैं आपको 5 रुपए कम करके देता हूँ, तो आप मेरे से लड़ोगे कि भाई मेरे 5 रुपए देगा तो ही लूंगा मैं तो पूरे हैं, या 5 रुपए देगा तो ही लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, तो रख ले वापस। नहीं होगा, कोई दुनिया में ऐसा कोई नहीं होता, बल्कि करोड़ों के कंपैरिजन में 5 रुपए तो बहुत ही ना के बराबर है। इवन हम 100 रुपए ले जाकर के दुकान वाले को देते हैं, तब भी हम 1-2 रुपए तो यूं ही छोड़ करके आ जाते हैं, उसके पास चेंज नहीं होते हैं तो हम छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है ना, तो 100 रुपए के कंपैरिजन में भी हम 1-2 रुपए को नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो करोड़ रुपए के हिसाब से तो बहुत ही ना के बराबर है। तो बिल्कुल इस तरह से यहाँ पर काम है कि जो प्लांट जो ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, क्योंकि इनको बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत होती है। समझ में आ गई बात? तो ये एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको आज के बाद कोई भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ट्री जो है, प्लांट जो है, वो कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं, तो आप पलट के वापस क्वेश्चन पूछना कि सर आप कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आप फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं कि रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, किसकी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पहले आप ये बताओ। फिर वो बोलेगा मैं बात कर रहा हूँ फोटोसिंथेसिस की, तो आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस में तो सर ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। फिर वो बोलेगा रेस्पिरेशन में बताओ, तो जैसे आप बोलोगे रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे आपने ये क्वेश्चन किया, आपका एक अलग ही मतलब जो जमता है वो समझ गए होंगे आप लोग, रोला जो जमता है वो जम जाएगा। ठीक है ना, कि बच्चे की नॉलेज बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ठीक है, तो 2 प्रोसेस होते हैं। तो मेरे ख्याल से आज आपको ये पूरा न्यूट्रिशन का सिस्टम समझ में आ गया होगा। न्यूट्रिशन में हमने आज फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रोफिक को पूरा समझ लिया है, इसका स्ट्रक्चर देख लिया है और खाना कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया है। ठीक है, कल हम देखेंगे हेट्रोट्रोफिक। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय।